नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? कोरोना काल चल रहा है और बहुत ही कठिनाई भरा समय चल रहा है। लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। मैं जानता हूं आप लोगों को भी काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन इसी कोरोना काल के बीच हम आपको जीएस न्यूज़ पर लगातार प्रत्येक रविवार को संध्या 4 बजे एक खास मुलाकात की तरह संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू लेकर आते हैं। इस इंटरव्यू का हमारा मकसद होता है कि जिनको हम लेकर आए हैं उनसे हम मुखातिब कराएं, आपको मुलाकात करवाएं। आपके अगर कोई सवाल हो, किसी जो विषय है हमारा उस पर आप कोई किसी तरह की कोई जानकारी चाहते हो या पूछना चाहते हो तो उनसे पूछें। आज जो है हमारा संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू का 23वां एपिसोड है। जी हाँ, हम लोग 23वें सप्ताह को पार कर चुके हैं। महज कुछ ही सप्ताह शेष है कि हम लोग आपके साथ सिल्वर जुबली मनाएंगे। आज के इस संडे स्पेशल लाइव इंटरव्यू में जुड़ने वाले सभी पाठकों का, दर्शकों का जीएस न्यूज की ओर से मैं वरुण बाबुल हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो कोरोना काल ही चल रहा है, नौगछिया शहर सील है और बिहार जो है पूरी तरह से त्राहिमाम स्थिति में है। मैं जितने भी हमारे क्षेत्र के, माटी के और हिंदुस्तान के जुड़े हुए लोग हैं जो कोरोना काल में दिवंगत हो रहे हैं, मैं उन्हें इस कार्यक्रम के माध्यम से भावभीनी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनके लिए सादर सुमन समर्पित करता हूं। जितने भी लोग कोरोना काल में हम लोगों को छोड़ गए हैं, उनकी कमी कभी भी जो है पूरी नहीं की जा सकेगी। आइए आज का संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू की शुरुआत करते हैं और आप सबों को एक हम जानकारी दे दें कि हमारा जो परफॉर्मर ऑफ द लाइव इंटरव्यू होता है उसका लिस्टिंग चल रहा है। हम लोग एक बड़ा कार्यक्रम का भी आयोजन करेंगे, उसमें भी उन लोगों को हम बुलाएंगे। और अगर आप आज जुड़े हैं तो जल्द से जल्द वीडियो को शेयर कर दें और आज के संडे लाइव स्पेशल इंटरव्यू में जुड़ जाएं। तो आज हमारे साथ हैं नौगछिया के सुप्रसिद्ध और काफी मतलब लोगों से जुड़े हुए हैं, काफी दूर से पहुंचे थे लेकिन ऐसे आए कि नौगछिया के ही हो गए। हमारे साथ हैं शिक्षक डीपी सिंह। सर, हार्दिक स्वागत है आपका जीएस न्यूज के लाइव स्पेशल इंटरव्यू में। बहुत बहुत धन्यवाद वरुण जी। सर्वप्रथम मैं जीएस न्यूज टीम को, आपको और समर जी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और नौगछिया अनुमंडल के तमाम जो दर्शकगण हैं, मैं उनका इस कार्यक्रम में मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका नमन करता हूं कि आज सभी आप जानते हैं कि कोरोना काल जो पिछले साल से हमारे देश में अभी तो पीक पॉइंट पर है, ये समय चल रहा है, काफ़ी ख़राब समय है। तो मैं सर्वप्रथम सबसे पहले आप तमाम लोगों से ये अनुरोध करूंगा कि आप कोरोना को हल्के में न लें और जो प्रोटोकॉल है जिससे कि कोरोना से हम बच सकते हैं उसका आप ज़रूर पालन करें। जैसे बार बार हाथ धोएं, सोशल डिस्टेंस में रहें। अगर बिना काम के आप कतई घर से बाहर न निकलें, चूँकि आप सुरक्षित होना, आपका सुरक्षित होना आपके परिवार के लिए कितना ज़रूरी है ये आप समझ सकते हैं। तो मैं एक बार पुनः सबको आग्रह करता हूँ, सबसे आग्रह करता हूँ कि आप कोरोना में अपने आप को पहले बचाएं, तभी आपका परिवार सुरक्षित रह पाएगा। क्या बात है सर। कैसा लग रहा है आपको लाइव इंटरव्यू में? सर, लोग आपको लाइव देख रहे हैं, आपसे रूबरू हो रहे हैं। पहले कभी आप लाइव इंटरव्यू में आए सर? बहुत अच्छा लग रहा है वरुण जी। हाँ, चूँकि मैं स्पोर्ट्समैन रहा हूँ तो पहले भी मुझे कई मौके लगे हैं कि लाइव इंटरव्यू में मैं पार्टिसिपेट लिया हूँ और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। चूँकि नौगछिया आज हमारी कर्म भूमि है। मैं विगत 14 सालों से नौगछिया में बाल भारती विद्यालय में मैं प्रशासक हूँ, एक शिक्षक के रूप में अनुमंडल में काम कर रहा हूँ। तो मुझे आज काफ़ी अच्छा लग रहा है कि आपके चैनल के माध्यम से जो हमारा फीलिंग्स है कि हम बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। चूँकि कोरोना काल है तो आज जो शिक्षा, चूँकि अगर देखिए वैसे तो कोरोना काल में हर कोई, हर वर्ग, हर प्रोफेशन के लोग जो है वो प्रभावित हुए हैं, लेकिन स्कूल और बच्चे, मैं कहूँ चूँकि मैं शिक्षक हूँ तो सबसे ज़्यादा अगर कोरोना ने किसी को डिस्टर्ब किया है तो छात्र और छात्राएँ हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा, मैं अभी बात करूँगा आपको कि इस समय में, इस दरमियान में चूँकि पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और मैं ये भी कह दूँ आपको कि ये जो नुकसान हो रहा है इसका भरपाई करना इतना आसान नहीं होगा। चूँकि
ऊपर के क्लासेस में, हायर स्टडीज़ में, 11th में, 12 में, उसके ऊपर मेडिकल कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में जो आज ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, सभी विद्यालयों भी आज ऑनलाइन क्लासेस का आयोजन कर रही है। तो बड़े बच्चे के लिए तो ये फ़ायदेमंद है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे को, कि मैं नर्सरी की बात कर रहा हूँ, KG 1, 2, 3, ये जो छोटे प्री प्राइमरी और प्राइमरी सेक्शंस के बच्चों को ऑनलाइन के माध्यम से कैसे हम पढ़ा सकें, कैसे उसको और भी सुचारू ढंग से, जो कि बच्चों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, जिससे वो जो कॉलेज को विद्यालय नहीं आ पा रहे हैं तो उसका हम ऑनलाइन के माध्यम से हम उसको उचित शिक्षा दे सकें। सर 2020 से ही ऑनलाइन ही एकमात्र उपाय है। अगर हम बात करें शिक्षा की, एजुकेशन की, तो पूरी व्यवस्था ऑनलाइन है। और नौगछिया जो है हमारा, या भागलपुर ज़िले की ही हम बात करें, इसे पूर्णतया शहरी हम नहीं कह सकते हैं सर। शहरी नहीं कहने का मतलब है कि ज़्यादातर लोग ग्रामीण क्षेत्र के हैं, गाँव से जुड़े हुए हैं। शहर भी कहा जाए तो पूर्णतया से एक मिनी सिटी के रूप में हम कह सकते हैं सर। ऐसे में ऑनलाइन पढ़ाई क्या सिर्फ एक चम्मच से पानी पीने के बराबर, प्यास बुझाने के बराबर हो, या इससे आप इसे और दूसरे लेवल पर देखते हैं सर? बहुत अच्छा सवाल है वरुण जी, जो आपने ये प्रश्न किया। आज ज़्यादातर क्या हो रहा है कि शिक्षा के नाम पर विद्यालय जो है वो ऑनलाइन क्लासेस अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रही है, कि लेकिन मेरा यहाँ आपके चैनल के माध्यम से तमाम शिक्षकों को, चाहे वो जहाँ भी हों, मैं ये बताना चाहूँगा कि ऑनलाइन क्लासेस, जिसने आपने बताया कि खाना पूर्ति, तो अगर हम उसको सुचारू ढंग से उसका अगर संचालन नहीं करेंगे, प्रश्न उठता क्या सुचारू ढंग क्या है? सुचारू क्या है कि हम केवल क्लास का जो आईडी है वो हम प्रोवाइड कर दिए, बच्चे उसमें जुड़ गए और टीचर्स बोल रहे नहीं। चूँकि बहुत सारी दिक्कतें हैं, मैं एक एक करके बात करूँगा उसमें। तो सबसे पहले क्या है कि बच्चे जुड़े। अब बच्चे जुड़े, जैसा कि आपने अभी बताया कि नौगछिया एक छोटा शहर है जी बिल्कुल, और आसपास ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे काफ़ी विद्यालय आते हैं। तो जो मैं सबसे बड़ा प्रॉब्लम्स जो महसूस कर रहा हूँ, जो दुविधा है, जो संकट है, कि बच्चे 50% लगभग बच्चे ही ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ पाते हैं। ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट है। बाकी जो 50% है वो कोई कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी कोरोना काल है। इवन अभिभावकगण भी काफ़ी डरे हुए हैं। जो होम ट्यूशन्स जो टीचर्स करते हैं वो भी अभी इस कोरोना काल में उसके घर नहीं जा रहे हैं, गार्जियंस दूरी बनाए रख रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए। सर एक सवाल सर मेरा होगा सर, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि व्यवस्था 50% बच्चे नहीं ले पा रहे हैं सर, तो कहीं ना कहीं तो हमारी आर्थिक व्यवस्था जो परिवार की है सर, ये तो बहुत बड़ा मुख्य है। अभी हमारा 10 लोगों का परिवार है, 4 बच्चे, 3 बच्चे पढ़ने वाले हैं सर। सबों के पास, सबों के घर एंड्रॉयड मोबाइल, 400 रुपये का रिचार्ज तो संभव नहीं है सर। कहीं ना कहीं देखिए सर, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बच्चे जो नहीं जुड़ पा रहे हैं, लेकिन सर आर्थिक स्थिति जो है वो क्षेत्र का एक बहुत ही बड़ा जो है वो प्रभाव पड़ता है। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उन्हें भी लग रहा होगा कि यही स्थिति लगभग परिवार की है सर, कि घरों में 1 से 2 मोबाइल हैं। एक मोबाइल है, मात्र एक मोबाइल है, जो 2020 में खरीदाया गया है, 15,000 का हो कि 12,000 का हो कि 10,000 का हो, क्योंकि सर लोगों की आय ही 5,000, 7,000, 9,000 है, तो ये संभव नहीं हो पाता है। कितना सेविंग है सर, तो ऐसे में कैसे पढ़ाई हो सकती? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको कहा कि 50% बच्चे लगभग ऑनलाइन क्लासेस में जुड़ रहे हैं। इसका जो कारण है, जैसा कि आपने अभी कहा, देखिए नौगछिया जो है आसपास गाँव से घिरा हुआ है और वहाँ के बच्चे विद्यालय में पढ़ रहे हैं। सबके घरों में एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन नहीं है भी तो 1-2। जो मूल कारण मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, जो बच्चे क्यों कम जुड़ रहे हैं, अगर फ़ोन है भी तो उनके 4 बच्चे हैं, उनके 3 बच्चे हैं, कोई 3 में पढ़ रहा है, कोई 7 में पढ़ रहा है, कोई 10 में पढ़ रहा है। और बच्चे का जो टाइमिंग क्लासेस का वो 9 बजे से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये कैसे संभव हो पाएगा? चूँकि पेरेंट्स के लिए भी बड़ा दुविधा का टाइम है कि वो अपने आप को भी कोस रहे हैं कि हम बच्चे को, चूँकि आज हम उतने आर्थिक दृष्टिकोण से विकसित नहीं हो पाए हैं, हमारे ग्रामीण उतने विकसित नहीं हैं, वो कृषि प्रधान, कृषि पर डिपेंडेंट हैं, उनका आय उतना ज़्यादा नहीं है कि वो हर बच्चे को तुरंत मोबाइल खरीद के दे सके। तो वहाँ वो अपने आप को हीन भाव से भी देख रहे हैं। और चूँकि मैं दिन भर 50 फ़ोन ऐसा अटेंड करता हूँ सर, कि इस मैं आगे बताऊँगा आपको, मैं इसको कैसे दूर कर सकता हूँ, इसके लिए भी मैं काम कर रहा हूँ। और इस वीक में 1 से 2
दिनों में वो धरातल पर आपको दिखेगा कि मेरा मकसद है, मैंने अभी आपको बताया कि ये शिक्षा जो हम ऑनलाइन से दे रहे हैं ये तभी कारगर होगा, ये तभी फ्रूटफुल होगा जब हम सुचारू ढंग से उसका संचालन कर पाएँ, बच्चों को प्रेम पूर्वक समझा के हम उसको पढ़ाएं। और केवल पढ़ाने से नहीं होगा, छोटे छोटे बच्चे हैं, हम उनका वर्कआउट डिफरेंट क्लासेस का हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाया है और एक शाम के समय में एक नेक्स्ट मतलब एक फिक्स टाइम है कि 6 से 9 के बीच में जो होमवर्क टीचर दे रहे हैं वो होमवर्क बना के उस ग्रुप में पोस्ट करें। शिक्षक देख रहे हैं, रिमार्क्स दे रहे हैं, लेकिन जटिल है। मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगा कि ये जो 50% जो अटेंडेंस है इसको बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि नवगछिया में अभी कर्फ्यू है और वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, सभी शिक्षक घर में ही हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये तमाम शिक्षक जो वर्ग है, शिक्षक जाति जो है, मैं उनको ये कहना चाहूँगा कि आप क्लास का संचालन जो है प्राइमरी, प्री प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्शंस, चूँकि हायर सेकेंडरी की बात मैं बाद में करूँगा, कि उसको एक अलग अलग टाइम में हम उसको अगर प्रोवाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम नर्सरी से लेके 3 क्लास तक का टाइमिंग एक कर दिए कि 8 से 12 बजे तक, 8 से 11 बजे तक, और उनके घर में जो मोबाइल है अगर 2 भी मोबाइल है तो उसके बच्चे जो है वो अटेंड कर लेंगे। फिर उसके बाद का टाइम जो होगा वो मिडिल सेक्शन के लिए रख दें, तो फिर मोबाइल स्पेयर होगा तो वो बच्चा कर लेगा। फिर हम शाम के समय रखें। ऐसे बहुत सारे स्ट्रैटेजी हैं जिसको अपना के हम अधिक से अधिक बच्चों को जोड़ पाएंगे। अन्यथा हो ये रहा है, मैंने पिछले साल का ये अनुभव है, हमने एग्ज़ाम भी लिया स्कूलों में कि बच्चा सिलेबस हमने पढ़ाया, रिपीट कर दिया, लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने सिंगल क्लास भी अटेंड नहीं किया था और किसी तरह वो परीक्षा, चूँकि इसके साथ साथ अभी ज़रूरत है विद्यालय को कि हम बच्चों को समय समय पर नोटिस दे करके जो हम पढ़ा रहे हैं उसको फेयर करवाते हैं। पिछले साल मैंने किया, लेकिन मैं किसी एक विद्यालय की बात यहाँ करना नहीं चाहूँगा। तमाम विद्यालय ऑनलाइन क्लासेस जो संचालित कर रही हैं वो अपने शिक्षकों के माध्यम से, नोटिस स्कूल के माध्यम से बच्चों का कॉपी मंगाया जाए, उसको चेक किया जाए। मैंने तो किया है और आगे भी करेंगे। ऐसे बहुत सारी स्ट्रैटेजी है जिस पर काम करना होगा, तभी ये जो हम शिक्षा दे रहे हैं ऑनलाइन में तभी वो फ्रूटफुल होगा। क्या बात है सर, लाजवाब। आपकी तो शुरुआती ही एंट्री ऐसा हुआ है, ओपनिंग ऐसा हुआ है। अच्छा सर, एक चीज़, आप तो खेल से जुड़े हुए हैं, जैसा आपने कहा, पहले का एक पंक्ति था सर, लोग कहते थे कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब और खेलोगे धूपोगे तो होगे खराब। और उस समय में आप पढ़ रहे थे और खेल रहे थे, इसके बारे में पहले बताएं सर। देखिए, वो सोच एक ज़माना था। मैं 1990 में 10th पास किया जी। स्पोर्ट्स से हमें मिडिल सेक्शन से ही गेम्स में, स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि रहा है। और मैं आपको बता दूं कि कॉलेज लेवल पर मैंने क्रिकेट में यूनिवर्सिटी लेवल तक और फिर राष्ट्रीय स्तर में खो खो में मैंने 10 सीनियर नेशनल खेला। पहले जूनियर खेला, सब जूनियर खेलने का तो मौका नहीं लगा, कैटेगरीज होते हैं नेशनल लेवल पर। एज ए बिहार कैंपटन, चूँकि मैं रहने वाला तो आप जानते हैं कि झारखंड देवघर से हूँ। अच्छा, आप देवघर से। लेकिन मैं जिस समय खेलता था उस समय वह पार्ट भी बिहार का ही होता था, इसलिए मैं आज भी कहता हूँ कि बिहारी फर्स्ट। क्या बात। ठीक है, आज मैं झारखंड हूँ, झारखंड मेरा नेटिव प्लेस है, देवघर का मैं रहने वाला हूँ। तो मैं बिहार कैप्टन एज ए 4 साल मैंने कंटिन्यू रिप्रेजेंट किया, नेशनल्स खेला। और मुझे स्पोर्ट्स के माध्यम से भारत के कोई ऐसा राज्य नहीं होगा, 1-2 अगर नॉर्थ ईस्ट की बात को छोड़ दें तो जहां मुझे जाने का मौका नहीं मिला और जहां मैं नहीं गया। और यूनिवर्सिटी भी मैं खेला, फिर बाद में मैं एज ए कोच बन के भी जाने लगा। तो आज सरकार कर भी रही है, फिजिकल एजुकेशन जो गेम्स है उसको शिक्षा के साथ जोड़ना ही होगा। ये बात अब वो ज़माना चला गया कि जो बच्चे खेलेंगे उसका भविष्य नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि खेल में काफ़ी भविष्य, हर क्षेत्र में आज भविष्य है, केवल पढ़ाई नहीं। ये तो शिक्षक का कर्तव्य है कि बेंच में जो बच्चे बैठे हुए हैं उसकी प्रतिभा को हम पहचानें। अगर कोई लास्ट बेंचर बच्चा अगर अच्छा क्रिकेट खेलता हो और उसको हम प्रेरित करें पढ़ो पढ़ो, तो ये कदाचित उचित नहीं होगा। हमको उसके टैलेंट को पहचान के उस और प्रेरित करते हुए अग्रसर करना होगा। आज सैकड़ों एग्जाम्पल है, सचिन तेंदुलकर जिसको कि क्रिकेट का भगवान कहा जाता है, आज आप देख लीजिए पढ़ाई में बहुत कमज़ोर थे लेकिन कितने कीर्तिमान बनाए। आज ऐसे बहुत, ऋषभ पंत आप देख लीजिए, अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है, आप देखिए कितना स्ट्रगल के रूप में अपना जीवन उन्होंने जिया है, आज वो दिल्ली के कप्तान हैं। आज आप देख लीजिए बिहार का ही लड़का है, भले वो महाराष्ट्र में सेटल कर गया, पृथ्वी शॉ। तो ऐसा कहना उचित नहीं होगा। और मैं
चूँकि यहाँ 2007 से लगातार मैं नौगछिया में रह रहा हूँ। नौगछिया में प्रतिभा की कमी नहीं है। यहाँ पढ़ाई के साथ साथ बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी भी हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर और राज्य स्तर पर अपनी पहचान बना चुके हैं। ये हम लोगों की ज़रूरत है। मुझे स्पोर्ट्स से बहुत लगाव रहा है। आज भी कहीं गेम्स होते हैं तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। और एक समय था कि सब कुछ हो जाए, लेकिन शाम के समय में स्टेडियम जहाँ हमारा क्लब होता था वहाँ जाना ही होता था और खेला, खेल को एंजॉय किया। बहुत जगह खेला, बहुत सारे यूनिवर्सिटी देखने का मौका मिला। और आज भी भले फ्रेंडली ही हो, नौगछिया में कुछ होता है तो वहाँ जाके गेम्स में जुड़ जाता हूँ। और एक स्पोर्ट्समैन होना जो है वो गर्व का विषय होता है। वो कुछ दे चाहे नहीं दे, वो आपके अंदर एक जज्बा, आपके अंदर एक ताकत, जो कि आप कठिन से कठिन परिस्थिति में आप उसका सामना कर सकें, एक अनुशासन देता है, एक डिसिप्लिन देता है। और कहा भी गया है कि स्वास्थ्य सबसे बड़ा धन है। कुछ दे या ना दे तो सबसे पहले तो आपको हेल्दी बनाता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से उन तमाम बच्चों को ये प्रेरित करना चाहूँगा कि आप पढ़ाई ज़रूर पढ़ें, पढ़ाई ज़रूरी है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ अगर आप किसी खेल में रुचि है, कोई एक गेम नहीं, आज कबड्डी का स्तर ऊंचा उठता जा रहा है, क्रिकेट हमारे देश में है, फुटबॉल है, एथलेटिक्स इवेंट में है, जिसमें आपको रुचि है आप खेलें और खेल करके आप आगे बढ़ें और उसमें भी आप फ्यूचर भविष्य बना सकते हैं। लाजवाब लाजवाब। अच्छा, मैं अपनी ओर से एक जानकारी आप सबों को दे दूं कि आप लोगों को भी लग रहा होगा कि कोविड का समय है, मैं कैमरा नहीं रोटेट कर सकता हूं, नहीं घुमा के दिखा सकता हूं, लेकिन मैं बता दूं कि ये बहुत बड़ा कैंपस है। जैसा कि सबों को पता चल गया होगा कि ये नौगछिया का बाल भारती कैंपस है और इतने बड़े कैंपस में मात्र 4 लोग हैं। 2 आदमी कैमरे के सामने हैं, 2 लोग कैमरे के मतलब दूसरी तरफ है, इसलिए 4 लोग हैं और पूरी तरह से सैनिटाइज हुआ है। पूरी हम लोग सैनिटाइज फुल बॉडी है, उसके बाद हम लोग बैठे हुए हैं। तो इसलिए आप जितने भी लोग हमें प्यार करते हैं और लगातार मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि आप लोग भी नियमों का पालन करें, तो बिल्कुल मैं नियमों के, कोविड के सारे प्रोटोकॉल के साथ हम लोग हैं और पूरी तरह से, और आप लोगों की दुआ और आपका आशीर्वाद, प्यार मिलता है तो कुछ भी करने का जज्बात होता है। तो जब जोश चढ़ जाता है, जैसे अभी आपने देखा एक शिक्षक है, अभी हम स्पोर्ट्स में उतारे हैं, थोड़ी देर के बाद आएगा फिर खट्टा मीठा भी सवाल आएगा, बिल्कुल हम लोग भी तैयार हैं। और जब सामने वाला वक्ता बोलने वाला तैयार होता है तो सुनने वालों को तो मज़ा आता ही आता है। तो इसलिए कहा जाता है कि एक अच्छे वक्ता होने से पहले एक अच्छा सुनने वाला हो जाए। तो हमारे जितने भी पाठक हैं सर, एक बार मैं चाहूँगा कि बहुत लोगों के कमेंट आते हैं, एक बार सबों को देख लें लगातार, सबों के बिल्कुल सबों के, और सबों का मैं थोड़े थोड़े सबों का लेते चलता हूँ। सबसे पहले निवास मोदी लिखते हैं, ज़बरदस्त इंटरव्यू, डीपी सर और वरुण जी दोनों लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत धन्यवाद। दीनबंधु यादव लिखते हैं वेरी गुड, चंदन यादव गुड जॉब सर, खुशबू डिस्को एंजल, वरुण बाबुल एंड डीपी सर को बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल सही क्वेश्चन बाबुल का। ये लगातार क्वेश्चन हमारी टीम का होता है और टीम हमारी डिसाइड करती है कि क्या क्या सवाल होने चाहिए। और उसके बाद निवास मोदी लिखते हैं कि बाल भारती विद्यालय के मजबूत पिलर हैं देव सर। आशीष कुणाल लिखते हैं कि वेल एनालाइज सर, थैंक यू। सुबोध कुमार लिखते हैं कि नौगछिया शहर भले ही छोटा हो लेकिन यहाँ के लोगों की सोच छोटी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है सुबोध जी। और यहाँ के लोग परिस्थिति का सामना करना जानते हैं। कोरोना काल में शिक्षा पर असर पड़ा है, फिर भी बच्चों को ऑनलाइन पढ़ाई में लोग सजग हैं। ऐसा मैं व्यक्त, बिल्कुल ऑनलाइन पढ़ाई में सजग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो ऑनलाइन है, ये ऑनलाइन मोबाइल पर बहुत अच्छा लग रहा है सुबोध जी। आप हमारी भावनाओं को भी समझ रहे होंगे। हमें जो अभिभावक ने क्वेश्चन लिखकर भेजा है या फ़ोन करके जो बताया है, उनकी भी समस्याओं को हम लेकर चलेंगे। उनका भी हक है कि वो बोल सकें, स्कूल को नहीं, वो आम लोगों को बता सकें। और हमारा मीडिया का काम है कि उनकी बातों को आपके सामने रखना। इसके अलावा आपने लिखा है कि बहुत सुंदर चर्चा, शुक्रिया। शिक्षा पर लगातार चर्चा सराहनीय, शुक्रिया। प्रिय वरुण जी और नौगछिया शहर किसान बाल भारती विद्यालय के समर्पित प्रशासक आदरणीय डीपी सिंह जी को बहुत बहुत बधाई। सर आपको बहुत बहुत बधाई। आप जैसे पाठक प्रत्येक लाइव इंटरव्यू में आते हैं सुबोध सर, और बहुत ज़बरदस्त से इनकी प्रतिक्रिया रहती है, बहुत आनंद आता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और सुशांत चौधरी लिखते हैं वेरी नाइस, थैंक यू। रविंद्र कश्यप, मस्त भैया जी, थैंक यू। नाजिर अंसारी, हेलो सर, हेलो। और मनोकामना नाथ गुप्ता, बहुत सही बोले सर जी। त्रिपुरारी कुमार भारती, डीपी सर, वरुण सर को ढेर सारी बधाई, शुक्रिया। सोनी कुमारी लिखते हैं नमस्ते सर, वरुण सर जो कर रहे हैं बहुत सुंदर, शुक्रिया सोनी मैडम। उसके बारे में जो अच्छे से थोड़ा बताएं, छोटा बच्चा ऑनलाइन क्लास के बारे में, धन्यवाद। सबसे छोटा बच्चा छोटा कर सकता है। अच्छा चलिए, छोटा नहीं कर पाता, उसकी भी चर्चा करेंगे। नीतीश कुमार लिखते हैं नाइस सर, नीतीश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अतुल मिश्र लिखते हैं शिक्षकों के साथ लगातार चर्चा के लिए आप बधाई के पात्र हैं वरुण जी, शुक्रिया। अतुल मिश्र जी, मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सच पूछिए तो मैं एक बातचीत करता
चाहता हूं कि आखिर प्राइवेट शिक्षक के भी जो मन में है, सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को मंच मिलता है, उनके पास बहुत सारा ऐसा ऑप्शन रहता है कि वो दिखा सके, प्रदर्शित कर सके, लेकिन प्राइवेट स्कूलों के शिक्षक कहीं ना कहीं इनसे थोड़ा सा दूर रह जाते हैं। जो बड़े संस्था के साथ बड़े जुड़े रहते हैं, बड़ी कोचिंग संस्था के साथ, स्कूल के, उनको मौका मिलता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग रहते हैं जिनको मौका नहीं मिल पाता है, तो उन्हें हम लेकर आते हैं और आमना सामना है। निश्चय ही एक महान व्यक्ति, बिल्कुल। और शानदार अली रिपोर्टर जी, अली जी भागलपुर से हमारा तक बहुत धन्यवाद, शुक्रिया जनाब। और निवास मोदी नमस्ते। माधव कुम यादव लिखते हैं कि हम सर से पूछना चाहते हैं कि कोरोना काल में स्मार्ट क्लास चार्ज भी लिया जा रहा है। अच्छा, इस पर भी सवाल हम लोग बातचीत करेंगे। दीनबंधु यादव लिखते हैं कि आप मास्क सही से लगाएं। देखिए, मास्क हमारा लगा हुआ है, सर का भी लगा हुआ है, आप खुद समझ रहे होंगे। आज मैं फिर से आप लोगों को बता रहा हूं कि कैमरे के सामने मास्क लगाकर नहीं बोल पाऊंगा। अगर आप कहें तो मैं मास्क लगा लूं, लेकिन मैं फिर क्या बोलूंगा वो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम लोग पूरी तरह फुल बॉडी सैनिटाइज करते हैं। अभी सामने भी 3-4 बॉटल रखी हुई है, मशीन रखी हुई है सैनिटाइज की, और पूरी तरह से हम लोग फुल बॉडी सैनिटाइज होते हैं, उसके बाद कैमरे के सामने आते हैं। और उसके बाद रविंद्र कश्यप सर फैजाना आंसर रखते हैं, हेलो हेलो। विशाल चौधरी नमस्ते सर, नमस्ते। चित्रंजन कुमार हेलो। अभी मिश्रा सैल्यूट है डीपी सर को। विराट देव बहुत सुंदर। नीतीश कुमार सर का हमेशा सहयोग मिलता है। नाजिर अंसारी हेलो। फिरोज आसाना हेलो। सूरज ठीक है। विनोद रज नमस्ते सर। सुमित कुमार नमस्ते। और पूनम कश्यप लिखते हैं कि अनुमंडल के बेहतरीन शिक्षा सचेतक के रूप में डीपी सर जो भूमिका है वो निश्चित रूप से प्रेरणादायक है। इस अवसर के लिए आपका भी धन्यवाद वरुण जी, शुक्रिया। मिथुन पटेल नमस्ते सर, लगातार एकदम दे दनादन। बादल चौधरी नाइस इंटरव्यू, थैंक यू डॉक्टर साहब। अभी बातचीत हो रही थी आपकी भी कि जो है हमारे नौगछिया में से नूर हैं और बहुत लोग आपको दोबारा देखना चाह रहे हैं। डॉक्टर बादल चौधरी हमारे साथ हैं, शुक्रिया सर। आप जब इंटरव्यू में आते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और निखिल चिरानिया थैंक यू। सूरज कुमार थैंक यू। अनिल केजरीवाल थैंक यू। माधव यादव और थैंक यू। लगातार सबों के कमेंट आ रहे हैं। मैं अगर कमेंट ही पढ़ते चलूं तो मुझे लगता है कि सर आधा घंटा बीत जाएगा। सर, आपको लोग इतना प्यार करते हैं कि नौगछिया के अलावे लोग आपको न सिर्फ स्कूल से समझते हैं, आपको एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के रूप में देखते हैं। हर गणमान्य के लिस्ट में आपका नाम आता है। कभी आपको लगता है सर, आप यहाँ के नहीं होने के बावजूद आपको लोग इतना प्यार देता है? बहुत लोगों को तो पता ही नहीं है कि आपका घर देवघर है, आप नौगछिया में जो है स्कूलिंग के लिए रहते हैं, बहुत लोगों को पता ही नहीं। नौगछिया के तमाम लोगों का बहुत बहुत ये धन्यवाद है मैं देता हूँ जी कि उन्होंने मुझे शुरू से ही इतना प्यार दिया है और आज भी उनका प्यार मिल रहा है। तो मुझे लगता है कि मैं जो यहाँ काम कर रहा हूँ वो जो प्यार दर्शा रहे हैं तो वो हमें प्रेरित कर रहे हैं कि मैं और भी कुछ अच्छा कर पाऊँ शिक्षा जगत के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बढ़ रही है। और ये तो मैं पहले भी कहा, देखिए मैं घर का, मैंने कहा कि वो हमारा देवघर जो जन्मभूमि है, मैंने शुरुआत में ये कहा, ये हमारी कर्म भूमि है। क्या बात है। मैं आपको ये बता दूं कि मैं जब तक हूँ लगातार, जिस तरह मैं 2007 में 16 जनवरी को विद्यालय ज्वाइन किया था और तब से लगातार हूँ यहाँ काम कर रहा हूँ। तो मैं आपको ये बता दूं कि जो ऊर्जा से मैं शुरुआत जो किया था यहाँ पर, आज भी ये प्रभु की कृपा है। और तमाम जो पेरेंट्स हैं, वो चाहे विद्यालय के हों, अदर्स बच्चे, उनके बच्चे कहीं दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे हों, किसी भी वो जाति के हों, धर्म के हों, कोई उनका प्रोफेशन, सबका प्यार मिलता है। खेल एसोसिएशन हो, आप तमाम पत्रकार बंधु हों, चाहे हमारे सरकारी अधिकारीगण हों, सबों का प्यार जो है मुझे मिलता है। और ये मुझे प्रेरित करता है कि मैं और भी अच्छा करूं और समाज के लिए एक बेहतर करने का, समाज को और आगे बढ़ाने का, क्योंकि बच्चे जो हैं वो देश के भविष्य हैं। मैं शिक्षक हूँ तो मुझे ये समझना होगा कि हमारा कर्तव्य क्या है। हमारा पहला कर्तव्य है कि जो मैं पढ़ाऊँ, मैं सभी शिक्षकों से ये अनुरोध कर रहा हूँ कि आप क्लास में जाएं, बच्चों को खूब पढ़ाएं, अच्छे से पढ़ाएं। जो जिनका सब्जेक्ट है ऐसे उनको दें कि उन्हें सब कुछ, चूँकि देखिए लाख लोग बीएड डिग्री करते हैं, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा वरुण जी कि वो एक कागज़ का टुकड़ा ही है। हाउ टू टीच, बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, ये एक शिक्षक कितने अच्छे ढंग से हम अपनी बातों को बच्चों के सामने परोस दें, रख दें
कि बच्चा आसानी पूर्वक ले ले तो वही पढ़ाना, वही पढ़ाई सार्थक है। क्या बात है, लाजवाब। सर अब थोड़ा सा हम आपके व्यक्तित्व के सॉरी पारिवारिक रूप में, व्यक्तिगत रूप के बारे में जानना चाहेंगे। सर आपका जन्म स्थल देवघर है, इसके अलावा बताएं सर कि आप मतलब कि और लोग कौन कौन हैं परिवार के, और आपकी पढ़ाई कहाँ हुई, शुरुआती जो आपका बचपना था वो कहाँ बीता सर? मैंने आपको बताया कि मेरा जन्म स्थान तो देवघर जी में एक मोहल्ला है बमपास टाउन, जी मेरा जन्म वहाँ हुआ। और जो प्राइमरी एजुकेशन और मिडिल भी कह लीजिए, उस ज़माने में इंग्लिश मीडियम स्कूल देवघर में एक आरके मिशन हुआ करता था। तो आरके मिशन के बारे में आप जानते हैं, क्योंकि वहाँ डे स्कॉलर्स नहीं होते थे। और आईसीएसई बोर्ड के संत फ्रांसिस स्कूल आज भी है, उस ज़माने में हुआ करता था। तो गीता देवी, चूँकि उस समय कोई सीबीएसई एफिलेटेड स्कूल नहीं थे वहाँ पर, तो गीता देवी जो कि आज डीएवी में कन्वर्ट हो गया है, गीता देवी, गीता बाजला एक समाज सेविका देवघर में बहुत बड़ी, उन्होंने आज डोनेट कर दिया डीएवी को। तो मेरी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो गीता देवी स्कूल्स में, फिर 8th तक मैंने वहाँ पढ़ा इंग्लिश मीडियम में। फिर 9th 10th देवघर शहर का जो है तो गवर्नमेंट स्कूल, लेकिन बड़ा ही प्रतिष्ठित, कितने आईएएस और विदेश सचिव तक उस विद्यालय के छात्र ने पद को संभाला। मैं आर मित्रा उच्च विद्यालय से 10th किया। फिर मैं इंटरमीडिएट की पढ़ाई देवघर कॉलेज से की। देवघर कॉलेज उस समय चूँकि आज अलग हो गए, तो आज वो दुमका यूनिवर्सिटी बन गया, पहले तिलका मांझी में ही देवघर था। तिलका मांझी में? जी हाँ। और मैं कह दूं आपको कि टीएनबी के बाद का जो शैक्षणिक लेवल का जो स्तर था वो देवघर कॉलेज का था। फिर हमने, चूँकि मैंने बताया आपको कि मैं खेल से काफ़ी, 10th मैंने 92 में किया, लेकिन इंटर 93 में किया। चूँकि उस समय हमारा खेल में कैंप में थे, तो हम, जिसके कारण पिताजी काफ़ी नाराज भी रहते थे। अच्छा। तो मैंने 1 साल ड्रॉप कर दिया, एग्ज़ाम नहीं दे पाया, क्योंकि मैं खेल में नेशनल्स में ही लगा हुआ था। केवल घर ट्रिप्स में आते थे 2 दिन 4 दिन रहने के लिए, या फिर आए, फिर रहे 3 दिन रहे, फिर कहीं दूसरी जगह, दूसरे स्टेट। तो हम फिर ग्रेजुएशन जो है हमारा, क्या कहते हैं कि देवघर से ही हुआ, और आगे जाके फिर डीपीएड भी किए। और आगे फिर मैं शुरू से ही, देखिए मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि आज आप देखते होंगे कि प्राइवेट शिक्षक की जो प्रतिष्ठा है वो लोग सोचते हैं। मैं आपको ये शेयर करना चाह रहा हूँ, ये मेरे साथ नहीं है ऐसा, मैं खुशनसीब समझता हूँ, लेकिन हमारा मंच ही है सर, कि सामने वाले को एकदम खुली आज़ादी है, कोई टेंशन नहीं। तो आप देखते होंगे कि आज बहुत सारे प्राइवेट स्कूल्स हैं, टीचर्स काम कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि वो ये सब जगह का मतलब कि मेरिट नहीं है, तो कुछ जीवन जीने के लिए वो मैं देखिए कड़वा सच बोल रहा हूँ। जी बिल्कुल, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ऐसे भी शिक्षक प्राइवेट स्कूल में जुड़े हुए हैं जिनका हॉबी ही टीचिंग रहा है। क्या बात है, बिल्कुल, बिल्कुल ऐसा है कि उन्होंने गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कभी ट्राई नहीं किए, कभी कोशिश नहीं किया वो। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे नहीं, शिक्षक शिक्षक होता है, राष्ट्र निर्माता होता है, चाहे वो कहीं पढ़ाएं, गवर्नमेंट स्कूल्स में हो, किसी बड़े बैनर के स्कूल्स में हो, कोई छोटे, शिक्षक शिक्षक है। और शिक्षक आदरणीय होता है क्योंकि वो समाज निर्माता है। तो शिक्षक का बड़ा ही महत्व है। तो इसके बाद, अच्छा सर, आपका बचपन का कुछ चीज़ शेयर करें सर। आज मौका मिला है सर से भी, और सामने मैडम बैठी हुई हैं, उनके बारे में भी बाद में चर्चा करेंगे। सर कुछ बचपन का कुछ याद ताज़ा करें सर। कभी बचपन में आपको मार उर लगी है सर एकदम जोरदार, परिवार से, इसी खेल उल के चक्कर में या किसी में भी? सर ये हमारा फैमिलियर इंटरव्यू है, इसमें जो है हम खुलकर, अभी सर मैं आपको बताते चलूँ कि आज हमारा 23वां एपिसोड है। अगर वरुण बाबुल 100 इंटरव्यू कर चुका होगा तो सब लोग सामने में है। सबको लगता है क्या कि स्क्रिप्टेड होता है सर, सबों का इंटरव्यू स्क्रिप्टेड होता है। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, अभी तक में हमने जो 22 लोगों का इंटरव्यू सिर्फ संडे लाइव इंटरव्यू में किया है। आप उनसे मिलें, आप उनसे पूछें कि क्या वरुण जी ने आपको सवाल दिए थे, क्या आपने उन्हें सवाल दिया था। ये खुला मंच है, खुलकर बात करें। सर हम ये जानना चाहते हैं कि एक शिक्षक जो दिन भर 6000 बच्चों के बारे में सोच सकता है, उसके स्कूल के बारे में सोच सकता है, उनका जीवन कैसा रहा था। फिर हम थोड़ा सा सर आपके बचपन को हम चाहते हैं कि उस दौर में, क्योंकि बहुत ऐसे भी लोग होंगे जो आपको बचपन में देखे होंगे, आपके दोस्त मित्र भी जुड़े होंगे जरूर, या वो आपके इंटरव्यू देखेंगे, आपके परिवार के लोग होंगे, आपके परिवार के किसी को लग रहा है देखो आज मेरे सामने था, ऐसे बदमाशी करता था, आज इंटरव्यू में बैठा हुआ है टीचर बनकर। थोड़ा सा सर बचपन को हम चाहते हैं कि आप याद करें सर। जी मेरा बचपन जी प्रभु की कृपा रही है, बहुत ही अच्छा रहा है जी। और मैंने कहा, जैसा आपने बताया कि कभी आपको मार, तो निश्चित रूप से हम 2 भाई हैं, बड़ा मैं हूं और एक छोटा, वो भी शिक्षक ही है, सेंट जेवियर्स में, वेस्ट बंगाल में, वो बांकुड़ा में शिक्षक है। तो दोनों ही थे, और चूँकि खेल
तो ऐसा होता था कि जैसे फादर हमारे ठेकेदारी करते थे तो हमेशा बाहर ही रहते थे। तो लेकिन जब 9th में पहले भी बताया आपको कि खेल का मैं दीवाना था। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बार की बात है कि बचपन से ही हमारे घर में गाय शुरू से ही रहा है। तो जो गाय करने वाला था वो किसी कारणवश 2 दिन के लिए चला गया। तो मुझे कोई बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। तो पिताजी बोले कि ऐसा है कि हम तो सुबह एक जा रहे हैं किसी अफसर से मिलने के लिए, तो वो आएगा तो तुम ये सब काम कर लेना। लेकिन हमारा तो मैच था जमुई में और हमको 7 बजे पाटली पकड़ना था। ध्यान आपका मैच पर था। मैंने कुछ नहीं, वहाँ ताला लगा के चाबी वहाँ गेट के पास रख दिया और मैं चला गया। पाटली रांची से पटना आती है, 7 बजे का समय है और मैं मैच खेलने चला गया। मैच खेल के जब लौटा जमुई से तो मैं तो समझ ही रहा था कि घर जाने के बाद कैसी स्थिति होगी। और पहुंचा ही। फादर हमारे बहुत बचपन में स्ट्रिक्ट रहे, तो आज हम लोग जो भी कुछ सीखा तो ये माता पिता का ही आशीर्वाद है कि जो उन्होंने सही अनुशासन, जो मतलब कि जो संस्कृति, जो कल्चर वो परिवार से ही पहले सीखता है लोग, तो उस लायक बने। जैसे ही घर घुसे आ गए और काफ़ी मुझे मार पिटाई हुई हमारी। लेकिन मुझ में एक आदत भी, आप अच्छा कह लें या बुरे, मैं भागता नहीं था। माँ बोलती भी थी बेवकूफ़ कहीं का, खड़ा होकर मार खा रहा है, उधर चले जाओ उधर चले जाओ, लेकिन मुझसे ये नहीं हो पाता था। तो मुझे काफ़ी पिटाई लगी। एक सवाल बनता है सर आपके बचपन के बारे में सुनने के बाद, पहले के अभिभावक बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट होते थे, शायद यही कारण है कि आज उनका बच्चा किसी भी लाइन में हो, एक चाय की ही दुकान क्यों नहीं चला रहा हो, उसके पास अपना नैतिकता का गुण है, नैतिकता की पढ़ाई है, अपना बुद्धि विवेक है सर। लेकिन आज जो परिवार का पेरेंट्स बना है पिता, ये एक चांटा लगाने से पहले 4 बार सोचता है और 3 बार अपनी पत्नी को भी देख लेता है, बच्चे की माँ को, कि मारें या नहीं मारें, क्योंकि हो सकता है ये चांटा बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, गाल में लाल हो जाएगा, 4 दिन तक तो हमको रोटी सब्जी नहीं मिलेगा। देखिए किन्हीं के मन का ये सवाल होगा सर। अब लोग, आपको लग रहा होगा कि आप अविवाहित हैं, आपको कहाँ से अनुभव आ गया। तो हम भी देखते हैं सर समाज के, अभी के गार्जियन ना पीटने या डांटने से भी पहले सोचते हैं। मैं सभी को नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अधिकतर लोग ऐसा है। आपको लगता है कि सर यह परिवर्तन जो हुआ है, इसका फिर अगले 40 साल के बाद, 30 साल के बाद कुछ वैसा अनुशासन या उस तरह का प्रभाव पड़ेगा सर? बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका वरुण जी। मैं जवाब इसको क्रमबद्ध रूप से देना चाहूँगा। देखिए, मैं ये नहीं कहता, आज चूंकि मैं शिक्षक हूँ और यहाँ 2400 बच्चे को देखता हूँ कि पीटना जरूरी है, ये मैं कतई नहीं बोलता। आज के बच्चे बहुत प्रतिभावान हैं, तो मार के ही केवल पढ़ाया जा सकता है, इसका मैं विरोध करता हूँ। नहीं, मैं पढ़ाने की बात नहीं, मैं नॉर्मल जीवन की बात। लेकिन जो मैं आ रहा हूँ क्रमबद्ध रूप से, बिल्कुल। लेकिन स्ट्रिक्टनेस चाहिए जी, अनुशासन चाहिए, डर होनी चाहिए। आज आप एक चीज महसूस कर रहे होंगे, मैंने 10 साल में देखा जी अपने विद्यालय में, जो हम करें 2010 में जो 10th पास किया, ऐसा नहीं आज के। और एक बात याद रखिए, सभी बच्चे अच्छे हैं, ये निर्भर शिक्षक पर भी करता है कि अगर आप ईमानदारी पूर्वक उसके कार्यकाल में जब तक वो पढ़ा उसके साथ आपने मेहनत की तो आपको वो काफ़ी इज्जत करेगा। ऐसा नहीं कि सभी बच्चे, मैं आपके माध्यम से ये जरूर कहना चाहूँगा सभी अभिभावकों को कि आप बच्चों के साथ समय दें, बच्चों भय ना करे आपसे, ये जरूरी है। वो हर बात आपसे शेयर कर सके, आप बच्चों को समय दें। मैं खास करके जिनके, उस अभिभावक को मैं कहना चाहूँगा जिनके बच्चे छोटे छोटे क्लासों में हैं या ऊपर मिडिल सेक्शन में भी हैं, आप देखें कि दिन भर बच्चा क्या किया, भले वो 10 मिनट ही हो, इससे एक बच्चा पर दबाव बनता है कि हमारे अभिभावक, माता पिता, बड़े भाई, दीदी, कि हाँ आज दिन भर क्या किया, स्कूल में क्या हुआ था। इससे बच्चा क्या होता है, क्रिएटिव होता है और उसे ये लगता है कि नहीं घर में पूछा जा रहा है। और एक चीज़ मैं बता दूं कि बिना अभिभावक के सहयोग से शिक्षक और अभिभावक दोनों का बड़ा कोऑर्डिनेशन होना होगा, तभी बच्चों का जो है शैक्षणिक स्तर जो है वो ऊंचा उठेगा। मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, आप बच्चों के सामने खुद पहले देखिए, आप इसे अन्यथा नहीं लेंगे चूंकि प्रश्न आपका था। नहीं, बिल्कुल। तो अगर मैं अपने बच्चों को अनुशासित रूप में देखना चाहता हूं तो सर्वप्रथम मुझे अनुशासित होना होगा। ये बहुत बड़ी बात थी। देखिए आज क्या है कि शिक्षक का जो स्तर
मैंने जो समाज में आप देख लीजिए वरुण जी, लगभग आप जूनियर हैं लेकिन आपने भी मैट्रिक किया हुआ, लेकिन आज आपके कोई शिक्षक मिलते होंगे, हम लोगों को ऐसा प्यार मिल रहा है। मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है, आज भी बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत, और नगोछिया के बच्चे क्या कहने, बहुत प्रतिभावान हैं। आज कितने बच्चे यहाँ से निकल करके रुड़की ऐसे जगह IIT में जाके टॉप कर गया, ये नगोछिया के धरती का ही कमाल है। काफ़ी बच्चे यहाँ के प्रतिभावान हैं, बहुत सारे बच्चे आज डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, चाहे वो डिफरेंट जिला में अपना स्कूल का बच्चा प्रथम करता है, चाहे वो हाई स्कूल का बच्चा हो, बाल भारती विद्यालय का बच्चा हो, सावित्री का बच्चा हो, बाल भारती पोस्ट ऑफिस का हो, सब बच्चे अच्छे कर रहे हैं। लेकिन मेरा जो अभिभावकों को जो मैं बताना चाहता हूँ कि आप अनुशासन मतलब ये कि आप बच्चा हर कुछ वॉच करता है। देखिए हम लोग शिक्षक के प्रति इतने क्यों सम्मान देते हैं, आप याद कीजिए जब हमारे शिक्षक हमें पढ़ाने घर आते थे तो अगर दादाजी बैठे हुए हैं चेयर पर, पिताजी बैठे हुए हैं तो उठ के खड़े हो जाते थे। ये खड़ा होना उनको सम्मान देना होता था। बच्चे हम लोग देखते थे, बच्चे देखते थे इतना सम्मान, तो वो उतना ही सम्मान। आज आप देख रहे हैं कि आज शिक्षा का जो स्तर है, हम ये भी कहेंगे कि आज थोड़ा व्यवसायीकरण भी हो गया है, जो तभी ये दूरी बना है। आज अगर पेरेंट्स सोचते हैं कि आप शिक्षक आपके बच्चे को पढ़ाने आ रहे हैं तो आप ये सोचिए कि वो आ रहे हैं बस वो हमसे पैसा लेते हैं और केवल प्रोफेशनल बनिए, ऐसा नहीं है। मैंने बताया आपको कि शिक्षक और अभिभावक दोनों का कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और एक चीज़ याद रखिए कि एक शिक्षक, आप अभी महसूस कर रहे हैं कोरोना काल में, बहुत सारे अभिभावकगण ये महसूस करते होंगे शिक्षक होना इतना आसान नहीं है। घर में 1-2 बच्चे रहते हैं तो परेशान हो जाते हैं लोग, यहाँ इतने बच्चे हैं। आपको स्किल डेवलप करना ही पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को, मैंने बताया समय देना। अभी आप थोड़ी देर पहले एक व्हाट्सएप मैसेज, सॉरी फेसबुक में एक व्यूवर्स ने एक प्रश्न रखा कि छोटे बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। अभी तो हाँ, तो मैं बताऊंगा आपको कि बहुत छोटे बच्चे हैं, नर्सरी के बच्चे हैं, क्योंकि शिक्षा जरूरी है। आज हमारा ये बेसिक नीड्स है। अब वो जमाना चला गया कि केवल रोटी कपड़ा मकान, आज शिक्षा भी हमारा बेसिक नीड है। बिल्कुल। तो हम कोरोना के कारण हम बच्चे के पढ़ाई को बंद नहीं कर सकते। तो मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे नर्सरी के बच्चे वहाँ ऑनलाइन करना बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि वो पेरेंट्स ही KG में मैं देखता हूँ, KG से फिर ऑनलाइन व्यवस्था हम लोग किए हुए हैं, ऑनलाइन व्यवस्था कर रहे हैं। तो वीडियो बना के दें, छोटा छोटा वीडियो 4 मिनट 5 मिनट का, इंग्लिश में, हिंदी में। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि आज जो ऑनलाइन में जो पढ़ाई हो रही है, मैंने आपको बताया कि आज ठीक है ऑनलाइन हम लोग एग्जाम्स भी ले रहे हैं, तो टीचर्स वो सुचारू, मतलब क्या बच्चे पर ये तो संभव नहीं हो पाएगा ऑनलाइन क्लासेस में हर बच्चे से पूछना, लेकिन पढ़ा रहे हैं तो रिकॉल करें कि पिछला क्लासेस में क्या पढ़ाया था। तो सिस्टम सब कुछ है। जो एक समस्या महसूस कर रहे हैं डिफरेंट जगह से कि देखिए स्कूल्स जूम ID पर, जूम ऐप पर क्लासेस ऑर्गेनाइज कर रही है, कोई प्रॉपर इसका कोई अपना जो सॉफ्टवेयर नहीं है। तो जूम ऐप का एक बड़ा नेगेटिव क्या है कि जैसे हम 9-10 क्लासेस के बच्चे का जो ग्रुप है उसमें हमने ID डाल दिया, उसमें कुछ बच्चे जो बाहर के हैं वो बच्चे जुड़ जाते हैं, वो ID बढ़ जाता है। इसके लिए भी दोषी कोई ना कोई बच्चा है। अब वो बच्चा जिसको पढ़ना नहीं है वो जुड़ जाता है और वो केवल डिस्टर्ब करता है, केवल डिस्टर्ब करता है। तो हम लोगों ने एक शिक्षकों के साथ मीटिंग करके कि जूम में वो फैसिलिटीज़ है कि हम उसको चैटिंग को रोक सकते हैं, क्योंकि को एजुकेशन है। जिस बच्चे को नहीं पढ़ना है, अब वो मराठी टाइप का बोल रहा है, कहीं बाहर से बच्चा जुड़ा। मैंने भी एक बार, एक हमारी शिक्षक बायो की टीचर थी पिछले साल, तो उनके साथ कुछ प्रॉब्लम हुआ तो मैं भी जुड़ा, तो मैं भी आपा खो दिया था। फिर हमने कंप्लेन भी किया और फिर वो बच्चा से बात किया कि आखिर ये ID कैसे बढ़ रहा है। तो वो डिस्टर्ब करता है क्लासेस में, भद्दा भद्दा बातें बोलना, डिस्टर्ब करना, हल्ला करना, बैकग्राउंड साउंड आ रहा है। इस तरह का जो है ये प्रॉब्लम तो सर मुझे लगता है कि एक क्लास या एक जगह करनी है और सब जगह का भी हो सकता है सर। ये सभी जगह है जी। हाँ, कुछ स्कूलों में जिसका कि अपना ऐप्स जो डेवलप किया गया जिसमें कि हम मोबाइल नंबर से हम लॉगिन कर सकें, ऐसे हैं बहुत। मैंने बताया कि अभी हायर स्टडीज़ में बहुत सारी जगह ऑनलाइन चल रहा है, ऐसा है। लेकिन देखिए जनरली मैंने ही बताया, देखिए नवगछिया ऐसे जगह में शुरुआत में तो 3 महीना आपको मैं बता दूं कि रात के 11-12 बज जाते थे, कि सब अभिभावकगण भी ट्रेन नहीं है, शिक्षक भी नहीं था। ये कोरोना काल में ये जो टेक्नोलॉजी है, सभी शिक्षक कंप्यूटर से जुड़े हुए नहीं है, क्योंकि आपका पेपर रहा है कंप्यूटर, वरुण जी आप जानते हैं इस बातों को। तो सब लोग उतने फ्रेंडली नहीं थे। फिर लोगों ने सीखा, और एक चीज़ है किसी परिस्थिति में जब आदमी आता है तो उसको सीखना पड़ता है।
उसमें भी मैं कहना चाहूँगा कि उसमें भी कुछ फैसिलिटीज़ हैं, हम उसको रोक सकते हैं। हम लोग रोक दिए। आज ऐसा कहीं भी नहीं है कि टीचर्स जब भी क्लास स्टार्ट करें आप उसको ऑल म्यूट कर दीजिए। ऑल म्यूट्स में क्या एक ऑप्शन आएगा कि बच्चा स्वतः खोल सकता है कि नहीं, वहाँ आप उसको टिक लगा दीजिए, वो नहीं खोल, जब तक हम अलाउ नहीं करेंगे। चैटिंग रोक लें, व्यवस्था है। व्यवस्था है। ज़रूरत है शिक्षक को उस फैसिलिटी का यूज़ करना और प्रॉपर माहौल बनाना क्लास में। बच्चों को हम दूर से, चूँकि आप समझ सकते हैं कि क्लासरूम में पढ़ाना और ऑनलाइन पढ़ाना कितना डिफिकल्ट है। बच्चे सामने नहीं है, नाम है उसका रियल रवीश कुमार और वो ज्वाइन कर रहा है, चूँकि वो रीनेम करके कर रहा है मोहन कुमार, कौन पता है। हाँ, तो अभी हम लोगों ने इसके लिए भी एक नया एक लिस्ट बना रहे हैं, नया ग्रुप्स करेंगे। और जो बच्चे हमारे, चूँकि देखिए कोरोना काल में विद्यालय और छात्र छात्राओं और इस प्रोफेशन में जुड़े शिक्षक का जो समय काफ़ी टफ है। एक चीज़ था सर, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत तरह की बातें हो रही है, समय का हमारा निर्धारण है इसलिए सर, और मुद्दों पर भी बात करना है। सर आपको लगता है कि शिक्षा का स्तर जो 2020 के बाद 2021 रिटर्न यही आ गया, कोरोना और कोरोना प्रो आ गया, इससे सर कितने लगभग आपको लगता है कि स्तर नीचे चला गया, जिसकी भरपाई करने में बहुत वक्त लगेगा सर? बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, मैंने पहले भी कहा। देखिए उसकी भरपाई करना, देखिए जो अच्छे बच्चे हैं, मैंने बताया जो ऊपर क्लासेस के बच्चे हैं, जो सिंसियर बच्चे हैं, वो कर ले रहे हैं। लेकिन जूनियर जो बच्चे, सब पिछले साल कोरोना मार्च से लॉकडाउन लगा पूरा, आपको याद होगा कि हर स्कूल एनुअल एग्जाम्स भी नहीं ले पाए, 1-2 पेपर छूट ही गया। इसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में आए, हम लोगों ने टेस्ट भी कंडक्ट किया, हर स्कूल कर रही है, हम लोगों ने भी किया कि बच्चों को असाइनमेंट दिया, उसको जोड़ा कि वो हमारे टच में रहे। लेकिन मैं यहाँ ये चीज़ कहना चाहूँगा कि बच्चा जो है मूलतः वो जो जुड़ करके जो क्लास ले रहा है, देखिए प्रश्न क्या उठता है कि बच्चों को भी सोचना पड़ेगा कि हमको इसके चारा कोई दूसरा उपाय नहीं है जिससे कि हम प्रॉपर कर सकें। और ये इस क्षति को पूरा करना इतना आसान नहीं है वरुण जी। बच्चा 3 में था, पिछले साल एग्जाम्स नहीं हुए, प्रमोट होके 4 में आए, 2 पेपर में फेल भी है, वो 4 भी पढ़ा ऑनलाइन, कुछ बच्चों ने नहीं पढ़ा, एग्जाम्स दिया पढ़ करके, सिलेबस 50% किया गया। सरकार का मैंडेटरी रूल्स आप भी जान रहे हैं कि सबको प्रमोट करना है। हम सीबीएसई से एफिलेटेड है, लेकिन बिहार सरकार चूँकि हमारा यूडेस कोड है तो उसके गाइडलाइन को भी फॉलो करना पड़ता है। बच्चा प्रमोट हो गया, बताइए कि वो 3 के लायक ही नहीं था, और वो 3 के लायक नहीं था, 4 पढ़ा, आज वो 5 पहुंच गया। जो बेसिक चीज़ उसको सीखना था 3 में 4 में, क्या कर लेगा? क्या ये संभव है कि बच्चा कोई व्यक्ति भूखा रहे, 4 दिन 5 दिन भूखा रहे, और उसको छठे दिन हम बोलें कि 5 दिन का बैग जो है तुम ले लो और पूरा खा लो और प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स तुम्हारा बॉडी ले लेगा? क्या ये पॉसिबल है? तो काफ़ी क्षति है, ज़रूरत है। अच्छा सर, एक चीज़ बहुत अच्छी बात है सर सीबीएसई जो है वो 10वीं बोर्ड का एग्ज़ाम को रद्द कर दिया, वो एग्ज़ाम ही नहीं होगी, और +2 को भी तत्कालिक पोस्टपोन किया गया है। वर्तमान स्थिति से तो नहीं लग रहा है कुछ भी अच्छा, अब क्या होगा वो तो सीबीएसई निर्णय लेगी। आपको लगता है कि सर सीबीएसई का ये डिसीजन सही था, लेकिन ये विद्यार्थी के लिए भी पूर्णतया सही? देखिए, मैं इसलिए कहूँगा कि जो डिसीजन है सीबीएसई का ये सही है, दूसरा कोई विकल्प नहीं था। जिस तरह कोरोना, और आप जानते हैं जहाँ एग्जाम्स होंगे वो हॉट सेंटर बन सकता था, बच्चे डिफरेंट जगह से आएंगे और एग्जाम्स होंगे तो कोरोना और फैलने का भय था, दूसरा विकल्प तो नहीं था। अभी मैं बता दूं आपको कि जस्ट कल ही सीबीएसई का गाइडलाइन आया है कि जो बोर्ड एग्जाम्स में, एक हम लोग 10th के बच्चों में पीरियोडिक टेस्ट लेते थे, 3 पीरियोडिक्स एग्जाम्स होते थे, और उसमें 2 बेस्ट में जो मार्क्स आया, चूँकि मैं आपको ये बता दूं कि पहले तो आपका सीजीपीए वाला सिस्टम था, सीसी पैटर्न, वो तो अभी नहीं है, 18 से वो सिस्टम चेंज हुआ। और तो अब क्या करना है कि जो सीबीएसई जो हम लोग को गाइड कर रही है, जो सर्कुलर भेज रही है, पीरियोडिक का मार्क्स और प्री बोर्ड का मार्क्स, वो मार्क्स और पिछला स्कूल का जो लास्ट 3 इयर्स का जो परफॉर्मेंस है बोर्ड में, सीबीएसई में, मेरा स्कूल क्या 18, 19, 20 में मेरा क्या परफॉर्मेंस रहा, उसके आधार पर रिजल्ट बनना है। और 5 तारीख तक हम लोगों को विद्यालय की कमेटी बनानी है, उस कमेटी का नाम वहाँ भेजना है। देखिए फ़र्क तो पड़ेगा बच्चे को, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, जहाँ अच्छे बच्चे, ऐसे भी बच्चे थे कि जो हो सकता था कि नवगछिया का नाम जो है वो राष्ट्रीय स्तर पर तो कहना थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा,
लेकिन राज्य स्तर पर तो निश्चित थे। कुछ बच्चे ऐसे थे तो वो रो रो करके फ़ोन किया कि सर हमने रो मत, 11-12 के बारे में सोचो। लेकिन मैंने देखा बहुत सारे बच्चे उस दिन पार्टी भी सेलिब्रेट कर रहे थे। अच्छा, हाँ, कुछ तरह के कुछ हमारे बहुत सारे कैटेगरी बच्चों वाले ने पार्टी सेलिब्रेट किया। मैं संजोग था कि मैं निकला था उस दिन, वैसे मैं कम ही निकलता हूँ, तो निकला तो मैंने डिफरेंट जगहों पर जो आजकल डिफरेंट रेस्टोरेंट और होटल्स जो है जो वहाँ सेलिब्रेट करते देखा। कुछ बच्चे नज़र नहीं मिला पा रहे थे तो मैं खुद स्वतः हट गया, कोई मुंह फेस कर ले। अच्छा सर, तो मान लीजिए अगर जब सर ग्रेडिंग और इस तरह का आएगा प्री बोर्ड करके, तो जिस बच्चे का तो मार्क्स पहले से डाउन रहा है सर, उसका तो लेवल ग्रेड डाउन ही बनेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, और होना भी चाहिए जी। कि हम उसे झूठा मार्क्स दे करके हम अच्छा मार्क्स 10 में वो ले आया 95% मार्क्स। क्या 10th, आज आप एक चीज़ महसूस कर रहे होंगे कि आप कोई भी कॉम्पिटिशन्स में 10th के मार्क्स का कोई वैल्यू नहीं रहा। क्यों नहीं रहा? आप याद कीजिए उस जमाने को, या हम लोगों से जो सीनियर हुआ करते थे, ठीक है ना, क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये धीरे 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 जस्ट एक बोर्ड हो गया, और अभी तो नई शिक्षा नीति आ गई तो बहुत सारे चेंजेज इंप्लीमेंटेड आप लोगों ने भी देखा है। इसकी भरपाई करना मुश्किल है, चूंकि हम रिजल्ट तो दे रहे हैं लेकिन उसको लायक नहीं बना रहे हैं। 11-12 में क्या होगा, आगे क्या होगा? चलिए सर, एक अब सर जो है आपकी शादी कब हुई सर? आप तो बहुत ही जो है बचपन से यूनिक रहे हैं, तो सबको तो लगता होगा कि जो है ऐसा लड़का हमको ही मिले, हमारे परिवार को ही मिले। हमारा चूंकि ये फैमिलियर इंटरव्यू है और इसलिए सर, शादी कब की आप? शादी हमारी 2002 26 में देवघर में ही शादी हुई। शादी आपकी मतलब, अच्छा सर, शादी के बाद कहते हैं कि लोगों का जो है लाइफ वो एक चेंज हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, वैसे तो हम लोग कमेंट्स में वाइफ के प्रति सेवरल कमेंट्स बोल देते हैं, लेकिन जीवन में वाइफ का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है। और आप चूंकि देखिए, बचपन में जब बच्चे होते हैं माँ पूरा संभालती है, ठीक है, माँ तो माँ ही है, ठीक है ना। हम यहाँ वो तुलना नहीं करेंगे कि कौन ज़्यादा, कि माँ और वाइफ, तो माँ ही है। लेकिन जब हम बड़े होकर के, जब हम अलग जॉब्स के कारण, कुछ कारणों से घर छोड़ के जाना पड़ता है, तो पत्नी की अपने जीवन में अहम भूमिका होती है। और अगर पत्नी ना हो तो आगे बढ़ पाना बहुत ही मुश्किल है। आपका दोनों मतलब, जहाँ तक कि हमारे जो व्यूवर हैं जो हमारे देख रहे हैं लाइव में, उनको भी पता है कि आप दोनों आदमी शिक्षक ही हैं। तो एक प्रोफेशन में दोनों आदमी रहने के बाद कैसे सामंजस्य बनता है आपका सर? किस तरह समय देते हैं बच्चों को भी, बहुत ही परिवार को अच्छा सामंजस्य में। देखिए, मैं बताया कि देवघर में शादी हुई, लेकिन मूलतः वो लोग रहने वाली तो बिहार सहरसा की ही है। लेकिन जो हमारे ससुर हैं वो ECL में जॉब में, तो बंगाल में ही जन्म हुआ, बंगाल में ही पढ़ाई लिखाई हुई इंटरमीडिएट तक, और इसके बाद फिर ग्रेजुएशन BEd फॉर IGNOU से MA भी की। इसलिए सामंजस्य बन जाता है। देखिए, हमारा एक संतान भी, एक बेटा है जो कि 10th पास किया, अभी 12th में है, वो LN में पढ़ाई कर रहा है। तो हम लोग को तो दोनों को ही तैयार होकर के स्कूल जाना है, तो सुबह का लाइफ टफ है, लेकिन आपस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। और जब पति पत्नी में कोऑर्डिनेशन अच्छा हो तो फिर कहीं मतलब कि जो दरारें और टेंशन नहीं हो सकता। हम भी जान रहे हैं कि वो शिक्षिका कितनी व्यस्त है, सुबह नाश्ता भी कर लेना, फिर खाना भी बना देना है, तो उतना कर लेती है, फिर विद्यालय चली जाती है। तो आपसी थोड़ा सहयोग, एक दूसरे का जो काम, कुछ काम। और मैं कहना चाहूँगा कि ऐसा नहीं कि घर में अगर कुछ काम करके अगर हम हेल्प कर दिए, जो हो सकता है, जो पॉसिबल है, तो उससे एक ईगो आएगा, ऐसा बात नहीं है। हर को करना चाहिए। अगर दोनों ही पति पत्नी अगर कार्य कर रहे हैं तो थोड़ा तो हाथ बटाना ही पड़ेगा, तभी परिवार में जो है शांति में। क्या बात। घर की शांति बचाने के लिए सर भी दोनों आदमी मिलकर काम करते हैं। ये लाइव इंटरव्यू में सर बोले हुए, बिल्कुल। अच्छा, सामने मैडम भी है कैमरे के बाहर, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये एक फैमिलियर इंटरव्यू है, और सर हमारे जो इंटरव्यू में लोग जुड़ते हैं उनको मालूम रहता है कि चूंकि अभी कोरोना काल है सर, लोग कोरोना सुनते सुनते पक गए हैं। इतना साइकोलॉजिकल लोग, मतलब कहा जाता है डॉक्टर कि डॉक्टर से ज़्यादा परेशान तो लोग साइकोलॉजिकल हो गए हैं। डॉक्टर से ज़्यादा परेशानी उनको यूट्यूब और सोशल मीडिया दे रहा है। न्यूज़ भी दनादन आ रहे हैं, सिर्फ इतने मौतें इस तरह जलाई जा रही है लाशें। अरे भाई, थोड़ा सा इससे हटकर हम लोग इंटरव्यू में बैठे हुए हैं। अच्छा, लोगों को कुछ और भी टॉपिक लग रहा है, उस पर बात करें, जरूर करेंगे। लेकिन आज सर से हम विषय अपने पोस्टर में भी रिलीज किए थे, ऑनलाइन क्लासेस, उसकी विशेष रूप से चर्चा करेंगे। सर, एक सवाल था सर, कोरोना काल में प्राइवेट शिक्षकों की भूखमरी की हालत हो गई है।
जो लोग जो बड़े स्कूल के साथ या जो वैसे संस्था से जुड़े हुए हैं जिनके पास सर उस तरह का व्यवस्था है, बैलेंस है, उनका तो ठीक ठाक है सर, लेकिन और शिक्षकों की स्थिति बेहद गंभीर है सर। भुखमरी के नौबत पर आ रहे हैं, बैंक बैलेंस खत्म हो गया, अब मतलब किसी तरह परिवार चल रहा है। ये 2020 में एक झटका था सर, किसी तरह शिक्षकों ने जो है वो बर्दाश्त किया, लेकिन 2021 में वो दोबारा आ गया। ऐसे भी बहुत सारे शिक्षक हैं जिनके घर की स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो रही है, और सरकार को और प्रशासन को, चूंकि एक जगह से बच्चे दूसरे जगह जाते हैं तो कोरोना काल में स्कूल पर विशेष ध्यान दिया गया। शुरुआती में बहुत सारे स्कूल कोचिंग ने भी इस पर विरोध किया, लेकिन फिर स्थिति देखते हुए अभी बहुत लोग बहुत कष्ट में जी रहे हैं सर। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का एक सही निर्णय नहीं लिया गया है कि उनके लिए भी कुछ व्यवस्था की जा सके, खास करके जो प्राइवेट स्कूल के टीचर हैं उनके लिए कोई बात नहीं करता है, कोचिंग चलाने वालों के लिए कोई बात नहीं करता है सर, आपको लगता है? बहुत अच्छा प्रश्न है वरुण जी, लेकिन मैं यहाँ कहना चाहूँगा, चूँकि मैं शिक्षक हूँ तो मैं कोई राजनीतिक बात तो नहीं करूँगा। नहीं सर, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, देखिए कि जो मिडिल क्लास में भी जो लोअर मिडिल क्लास है, जो आपने जो चर्चा की, जी हाँ, उनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल अच्छी नहीं है। इसका रीज़न ये है, देखिए बड़े बड़े स्कूल, जैसे अगर आप बाल भारती की बात करें तो हम लोगों ने सभी शिक्षकों को पिछले साल भुगतान किया, जो जिनकी सैलरी थी। बच्चे, ये अलग बात है। नहीं सर, हम आपके स्कूल की बात नहीं कर रहे। जो प्रश्न है क्रमबद्ध रूप से मैं स्कूल, चूंकि मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि मैं किया दूसरा नहीं किया, मेरा ये नहीं है। साबित्री बहुत सारे स्कूलों ने किया, लेकिन क्यों नहीं कर पाया जो छोटे स्कूल? प्रश्न ये उठता है। एक तो छोटा स्कूल, बच्चे कम, अभिभावक ने फी देना बंद कर दिया। वो फी देना बंद कर दिए तो क्या ये संभव है? 1-2 महीना 4 महीना ह्यूमैनिटी के नाम पर जो स्कूल संचालक हैं उन्होंने दिया, उन्होंने शिक्षकों का वेतन दिया, लेकिन क्या बिना आय प्राप्त किए किसी भी संचालक ये कर सकता है कि वो सभी शिक्षकों कर्मचारियों का भुगतान कर सके? नहीं कर पाया। बहुत सारे स्कूल में बता दूं आपको वरुण जी कि उनका स्कूल बंद हो गया, जी बंद ही हो गया। उनका प्रोफेशन चेंज करना पड़ा उनको। तो यहाँ सरकार को चाहिए था कि जो छोटे छोटे स्कूल्स हैं में शिक्षक कार्यरत है, कुछ वित्तीय सहायता। आपने लॉकडाउन कर दिया, अच्छी ज़रूरी है। मैं आज भी महसूस कर रहा हूँ, आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ कि अभी भी एक ज़रूरत है। जिस गति से कोरोना तेज़ी से बढ़ रहा है, अभी फिर ज़रूरत है। ठीक है, आर्थिक मंदी पिछले साल हमने झेला और अभी उसका प्रभाव पूरा और भी आगे आएगा, लेकिन हमें बचने के लिए एक बार पुनः जो है एक बार लॉकडाउन की ज़रूरत है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि सरकार करेंगे शिक्षक, जब उनके घर में बच्चे भूखे हों, ज़रूरत की उसकी पूरा नहीं कर पा रहे हों, तो ज़रूरत है। और मैं सभी अभिभावकों से, जहाँ क्लासेस हो रहे हैं, यहाँ एक प्रश्न एक और भी है, बहुत सारे स्कूलों ने कुछ नहीं किया, वहाँ वो दबाव नहीं बना पा रहे हैं। एक बात ये भी है कि आप अभिभावकों की कि आप स्कूल फी दीजिए। अभिभावकों की स्थिति तो और दयनीय है। मैं ये महसूस कर रहा हूँ, ये महसूस किया हूँ और देख रहा हूँ। यहाँ रोज़ बहुत सारे अभिभावकगण आते हैं। विद्यालय जो कर पाती है वो ज़रूर कर भी रही है, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन मैं जो बोला आपको कि बिना उसको वित्तीय हेल्प किए, लेकिन क्या ये संभव है वो छोटे छोटे स्कूल के सभी संचालक की वो अपना खेत और कहाँ से लाएंगे वो भी पैसा? ये प्रश्न उठता है। तो यहाँ सरकार को आगे आना होगा, एक लिस्ट करनी होगी ऐसे स्कूलों की और उसको आर्थिक पैकेज देना पड़ेगा, तभी इसका निपटारा हो सकता है। क्या बात है, लाजवाब सर। अच्छा सर, एक चीज़ था आपसे कि आप मतलब ये खेल से जुड़े हुए हैं, शिक्षा से आप जुड़े हुए हैं काफ़ी दूर तक, इसके अलावा भी और कोई दिलचस्पी रखते हैं? कोई बचपन से कोई रहा है आपका दिलचस्पी, इंटरेस्ट रहा है सर? संगीत के प्रति काफ़ी रुझान है जी, बचपन से ही। इसका कारण रहा कि जो हमारे मतलब कह लीजिए पारिवारिक, मैं तो केवल तबला स्टार्टिंग ही सीख पाया था। हमारे नाना जो थे वो बहुत बड़े संगीतकार थे, श्री नित्य गोपाल सिंह रॉय, और आसनसोल में। तो बचपन से ही देखा, बड़े बड़े वो उस्तादों के साथ संगत करते थे, डिफरेंट्स। तो वो तो जो जिन माँ सिंगिंग करती थी, लेकिन फिर कल्चर बदला, बंगाल से बिहार आई, तो फिर जो माहौल बदलता है, तो सीखा तो कहीं नहीं, लेकिन रुचि शुरू से ही संगीत के प्रति रहा है और संगीत में काफ़ी इंटरेस्ट है। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा सर, तो उसमें संगीत में आप मतलब हिंदी गाते थे या लोकल सर, या मुझे अलग अलग भाषा के गीत सर? स्पेशली हिंदी कह लीजिए, ठीक है ना, कि हिंदी में खास करके जो पुराने गाने उसके प्रति काफ़ी रुझान रहा है।
और आज भी जब समय मिलता है तो संगीत सुनना पसंद करते हैं। अब सर आपको लगा होगा कि हमें कैसे पता चला, तो हमारे पाठक हैं, और हमारे पाठक हैं अभी मेहरा। वो लिखते हैं कि सर एक गाना गा दें, इससे ज़्यादा अच्छी बात क्या होगी। सर बहुत अच्छा गाते हैं, एक छोटा सा सॉन्ग हो जाए तो मज़ा आ जाए। मैं बता दूं, मैं आपसे ही जुड़ा हुआ रहता हूं। आप वहां क्या लिखते हैं हमारे डिस्प्ले होता है फ़ोन में, और जैसे होता है कि मुझे मिल जाता है। और वरुण बाबुल को सिर्फ पता चल जाना चाहिए, किसी न किसी तरह से वो निकलवा ही लेता। मैं चाहता हूं सर एक कोई मुखड़ा, चूँकि बहुत लोगों का आ रहा है। अब देखिए दूसरे ने भी लिखा कि सर बहुत अच्छा गाते हैं, इनकी आवाज़ बहुत अच्छी है। तो शुरू हो गया। अब शिक्षक से स्पोर्ट्समैन लेकर चले थे, स्पोर्ट्समैन से सर को म्यूजिक लेके चलते। देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, एक शिक्षक को तो ऑलराउंडर होना पड़ता बिल्कुल, है, बिल्कुल और सर। बच्चे से और शिक्षक भी बहुत कुछ सीखते हैं, बच्चों से भी सीखते हैं और उस कार्यकाल में सीखते हैं। तो ये तो हम लोग का पार्ट ऑफ लाइफ है। एक छोटा ऐसा सा नहीं सर कि बहुत मुखड़ा हो संगीत जाए। है, बस किसी- गुनगुना लेता हूँ मैं। क्या बात है सर, एक गुनगुना लीजिए बस। तो किशोर दा का कोई गाना मैं गाता हूँ। जी जी। पल पल दिल के पास तुम रहती हो, पल पल दिल के पास तुम रहती हो, जीवन मीठी प्यार तुम कहती हो पल पल दिल के पास तुम रहती हो, हर शाम आँखों पर तेरा आंचल लहराए, हर रात यादों की बारात ले आए, मैं सांस लेता हूँ तेरी खुशबू आती है, एक महका महका सा पैगाम लाती है, मेरे दिल की धड़कन भी तेरी गीत गाती है, पल पल दिल के पास तुम रहती हो। क्या बात है सर, लाजवाब लाजवाब। अच्छा सर, एक चीज़ था सर, अभी देखिए हमारे कमेंट बॉक्स में जो लाइव प्रोग्राम चल रहा है उसमें अभी जो है, अभी मेरा ने लिखा एक छोटा सा सॉन्ग हो जाए, तो सबों ने नीचे में लिखने लगा संगीत संगीत। एक सैड खान है, उन्होंने लिखा सर बहुत अच्छे गाते हैं। और विशाल चौधरी लिखते हैं सर CCM में गाते भी थे। और सैड खान ने लिखा कि पल पल दिल के पास सर से प्लीज़ रिक्वेस्ट है ये सॉन्ग। और इन्होंने मतलब आपने शुरू किया कि इतने मैसेज आया, और तुरंत नीचे में अभी मेरा ने लिख दिया लीजिए हाजिर हैं सर, बहुत अच्छा गाते हैं सही में। सर आप मतलब गायकी जो है, आपने जिस तरह से कहा कि परिवार में ऐसा माहौल था, तो मतलब वहीं से आपने सुन सुन के सीखा। देखिए वो तो था ही, और मैं बताया देखिए कि मैं इस लाइन में ऐसा नहीं कि ये शुरू से एक हॉबी था, और बहुत कम एज से मैं आपको बता दूं, मेरा ग्रेजुएशन भी पूरा नहीं हुआ था जब मैं इस शिक्षण कार्य में, इस प्रोफेशन में आया। हॉस्टल्स मैं आपको बता दूं कि मेरा जो शुरुआत रहा है, तो आप जानते होंगे डॉक्टर वाई के सुदर्शन जी को, तो मेरा पहला जो कार्यकाल था वो पटना में कंकड़ बाग में डॉक्टर वाई के सुदर्शन कृष्णा सिंह एजुकेशन फाउंडेशन ट्रस्ट पटना सेंट्रल स्कूल में मैं कार्यरत था। तो बच्चे के बीच शुरू पहला स्कूल वही था, और सीखा, मेरी एक तरह से कह लीजिए बड़ी संस्था थी, मैंने काफ़ी कुछ सीखा जो स्किल्स होना चाहिए शिक्षकों को, और मैनेजमेंट के बारे में। व्हाट्सएप और फेसबुक से जुड़े हुए हैं, तो मेरा जो रियल पूंजी है वो बच्चा है। क्या बात है, क्या बात है। और मैं गाता हूँ टाइम टू टाइम, मैं सिंगिंग करता हूँ, ऐसी बात नहीं। सर बहुत वक्त हो चला है, अब तो ज़्यादा देर बचा नहीं हमारा इंटरव्यू। काफ़ी मज़ा आ रहा है सर, लग ही नहीं रहा है कि इसको ऑफ करें, लेकिन क्या है कि हर चीज़ की पाबंदी होती है समय का। लास्ट का 2 मिनट है सर, मैं अब चाहूँगा कि आप अपने लाइव के सर, इतने कम उम्र में आप काफ़ी ख्याति प्राप्त किए, लोगों का बहुत प्यार मिला, जीवन साथी आपके साथ, आपके मतलब सोच के साथ चलने वाली मिली, जिसको कहा जाता है। आपके सर जीवन का सबसे महत्वपूर्ण पल कौन सा होगा अभी तक का, जिस पल को आज आप याद करते हैं तो आप मतलब एक बार ऐसा लगता है कि पता नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ और हम यहाँ तक पहुँचे? देखिए मैं यहाँ पर कोई एक पल के बारे में तो वरुण जी नहीं कह पाऊँगा कि कुछ यादगार पल, तो वो दोनों ही मोमेंट्स जुड़ा हुआ था। मेरी माँ को वैसे तो 2002 में हार्ट अटैक आया था फर्स्ट टाइम, तो फिर कलकत्ता में तो 2010 में पुनः अटैक आया, फिर कलकत्ता में रविंद्रनाथ हार्ट इंस्टीट्यूट जानते होंगे, तो माँ का ऑपरेशन हुआ, तो बड़ा चिंता महसूस हुई। देखिए मैंने बताया कि बचपन से ही और आज भी
अगर माँ से बात नहीं होती है 2 बार 3 बार तो अपने आप को अधूरा महसूस करता हूँ। तो जब वो ठीक हुई, वो पल मेरे लिए बहुत खुशनसीब था। वो पल को हम कैसे भगवान को कितना धन्यवाद दिए। दूसरा पल मैं कह लूँ जिस दिन हमारी शादी हुई। अच्छा जी। चूँकि देखिए, मैं आज ऐसा नहीं, मंच के माध्यम से आज सभी अगर युवा भी देख रहे हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ये कि दहेज के चक्कर में आप न पड़ें। आप चुनाव करें कि जो लड़की है वो कितनी स्किलफुल है, कितनी योग्य है। तो जब मेरे जीवन में मेरी पत्नी का नाम ममता सिंह है, तो जब उनसे 26 में मैंने आपको बताया था, वो मेरा दूसरा महत्वपूर्ण पल था। लव मैरिज था या अरेंज नहीं, मैरिज? एकदम कंप्लीट अरेंज मैरिज। आपने कोई नहीं लव देखा था पहले? नहीं, लव मैरिज नहीं, एकदम अरेंज मैरिज। जी। ठीक है ना। तीसरा, जब मुझे 2003 में 19 दिसंबर को जब भगवान के आशीर्वाद से पुत्र प्राप्ति हुई, तो वो पल मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्या बात और बहुत ही महत्वपूर्ण था। ये जो 3 मोमेंट, ऐसे बहुत सारे मोमेंट हैं है। जी जी। और जो कि जीवन में आए, कुछ दुख के भी पल आए। मैं आपके माध्यम से आज कहना चाहूँगा, जैसे आपने तो प्रश्न किया कि अच्छा पल, तो एक बुरा पल भी मैं कह सकता हूँ। क्योंकि देखिए, परिवार के अलावा दोस्तों का जीवन में बड़ा ही महत्वपूर्ण भूमिका होता है। तो हमारा एक बचपन का मित्र प्रशांत मुंदड़ा नाम था उसका, जिस दिन वो दुनिया से चला गया, वो दिन हमारे लिए बहुत ख़राब था, मेरे लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण भरा दिन था। आज भी उसे हम याद करके अपने उसकी कमी को महसूस करते हैं। चलिए, हम इस कार्यक्रम से सर के मित्र को, जो दिवंगत हैं, कहीं ना कहीं उनकी जो आत्मा होगी उनको शांति प्रदान करे, कहीं ना कहीं वो जुड़े होंगे। आज वो, मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि अगर आपसे किसी से बहुत ज़्यादा स्नेह करते हैं तो वो हमेशा आपके साथ रहते हैं। मुझे सर ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि इस तरह के मंच पर आने के बाद, जब आप इंटरव्यू में आए, किसी भी जगह पर आए, अगर आप उन्हें एक बार याद कर लेना तो वो कहीं भी होगा ना, किसी भी लोक में होगा। बिल्कुल। मैं भी पिताजी को जब याद करता हूं तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं वो मुझे देख रहे हैं कि हमारा बच्चा कर रहा है। और चूंकि अभी बराबर लोग सर बातचीत करते हैं कि जो इंटरव्यू होता है या चैनल के होते हैं तो उसमें स्क्रिप्टेड होता है। ज़्यादातर लोग जो है सेटअप और गेटअप की बात करते हैं। हम लोगों का तो सर ना कोई सेटअप होता है ना गेटअप, बैठ जाते हैं बस जहाँ मिले दो दोस्त और सामने कैमरा लगाए और बातचीत शुरू कर दी। ऐसा नहीं कि मैं आज आपके चैनल में इंटरव्यू दे रहा हूं तो कर रहा हूं। सेवरल्स आपके कार्यक्रम आज आपने बताया 23rd एपिसोड है आपका। ये मैं कमेंट आपको भी देते रहा हूँ। यही कारण है कि आप बहुत कम समय में 3 सालों से, मेरा जहाँ तक मानना है कि 3 सालों से आप पत्रकारिता में जुड़े हुए हैं। और मैं भी जानता हूँ कि आप भी एक कुशल शिक्षक, पहले प्राइवेट स्कूल्स में, आज आप गवर्नमेंट स्कूल्स में हैं, +2 स्कूल्स में हैं। तो आप जो इतने कम समय में इतनी ख्याति पूरे राज्य भर में, प्रांत लेवल पर, और मैं ये शुभकामना, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप राष्ट्रीय स्तर पर, चूँकि आप में हर प्रतिभा वो दिखता है जो एक सही एंकर और जर्नलिस्ट को होना चाहिए। और देखिए, सेटिंग करके, प्रजातांत्रिक देश है, कोई इंटरव्यू ऑलवेज सडन ही होना चाहिए। ये कि आप हमको क्या पूछ रहे हैं, पहले से आप हमको प्रश्न दे दिए, हम आपको बोल दिए इस टॉपिक पर हम बात करेंगे, तो मेरा मानना है कि वो फिर वो सही इंटरव्यू नहीं है। वो केवल टीआरपी के लिए लोग काम करते हैं। करें जी जी। हमारा जो सर इंटरव्यू होता है ये संडे लाइव, अभी तक में लगभग 150-200 इंटरव्यू हो चुके हैं। ये संडे लाइव जो 4 बजे आता है प्रत्येक रविवार को, इस इंटरव्यू में सर हमने जब लोगों से जानकारी ली थी, मैं एकदम लाइव इंटरव्यू में जो लोग जुड़े हैं, मैं बिल्कुल खुले मन से बता रहा हूँ, हमने पहले ही कहा था इस इंटरव्यू में आने के लिए ना तो किसी पद, ना किसी पैसे और ना किसी पावर की जरूरत है। यानी ये आपका चैनल है, आपका अपना एंकर है। आपका जब इच्छा हो, आपको लगा कि समाज के इस लोग को लाए, इनसे हम पूछें, जिनसे हमें कुछ, आज सर हम आपको लेकर आए हैं। बहुत सारे अभिभावक का था कि ये कुछ ऐसी चीजें थी जो अपने आप आपने कहा, मेरा क्वेश्चन तो रखा ही रह गया। आप जैसे वक्ता मिलते हैं ना सर, तो सवाल पूछा नहीं जाता। आप हम उस पर कुछ बात करेंगे। जी जी। ऑनलाइन, चूंकि ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। जी जी। और मैं शिक्षक हूँ, मेरा ये कर्तव्य भी बनता है कि हम इस टॉपिक्स पर जब ज़्यादा बात करें, तो मैं सभी अभिभावकों को ये बताना चाहूँगा कि बच्चे आपका ऑनलाइन क्लास में जुड़े। छोटे बच्चे, देखिए, वो टीनेजर्स, वो उतने मैच्योर नहीं होते हैं। बच्चे आज क्या है ना, आजकल के बच्चे हैं, वो क्लास छोड़ के अगर गार्जियंस देख रहे हैं, पापा मम्मी देख रहे हैं या कोई देख रहे हैं तो पढ़ रहा है, तुरंत वो गेम में आ जाता है, गेम खेलने लगता है, क्लास अटेंड नहीं कर पाता है। तो मैं ये सभी अभिभावकों को ये कहना चाहूँगा कि आप छोटे बच्चे को स्पेशली, कि आप ध्यान रखिए कि बच्चे जब क्लास, बहुत सारे मैं जानता हूँ,
बहुत सारे अभिभावक बच्चे क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस, वो बगल में बैठे रहते हैं तो उनके बच्चे अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। केवल विद्यालय और शिक्षक को दोषी ठहरा देना, हाँ ये प्रश्न है कि अगर आपके बच्चे किसी चीज़ की कमी है, कोई दिक्कत है, तो आप रिलेटेड टीचर्स, स्कूल प्रबंधन, स्कूल्स में आकर के प्राचार्य, प्रशासक, हम लोग सभी से मिलें और डिफरेंट स्कूल जो जहाँ पर हैं कि जो कमी है उसको शिक्षक के सामने रखें और शिक्षक को उस समस्या को ज़रूर वो हल करेंगे। और इसी तरह वे है कि जिससे हम कुशल, चूँकि मैं अभी बता दूँ ये तो अभी मई ही चल रहा है, जो मुझे जो कंडीशंस हमारे देश के जो हालात हैं ये देख के लग रहा है कि ये तो लंबा जाएगा। ये अगस्त सितंबर 1 साल पिछला चला गया और यही एक जरिया है जिसके माध्यम से हम आज के समय में जिस बच्चे को पढ़ा सकते हैं और शिक्षा को जिंदा रख सकते हैं। सर अब अंत में हम चाहेंगे कि आप किसी तरह का कोई संदेशा यहाँ नवगछिया शहरवासी को, अपने अभिभावक को, जो लोग आपको प्रेम करते हैं, ना प्रोफेशनल नहीं, एकदम फैमिलियर की तरह जो आपको प्यार करते हैं, उन्हें कोई आप संदेशा देना चाहेंगे? यहाँ के टीचर और लोग लाइव में जुड़ रहे हैं, उन्हें कोई आप संदेशा देना चाहेंगे? बिल्कुल, पहले तो मैं उन सभी जो आज इस इंटरव्यू को लाइव देख रहे हैं या बाद में रिकॉर्डेड जो देखेंगे, तो मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देता हूं कि आप अपने महत्वपूर्ण समय निकाल करके आप इस इंटरव्यू में जुड़े। और मैं सभी नवगछिया अनुमंडल के तमाम अभिभावकगण को मैं ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करें। बच्चे के साथ आप समय देंगे तो एक अच्छा एटमॉस्फेयर बच्चों के बीच बनता है, बच्चा पढ़े, कोई कमी हो, चूँकि अभी कोरोना काल है तो आप संबंधित विद्यालय प्रबंधन से बात करें। और जो महत्वपूर्ण बातें हैं, अभी कोरोना का विकराल रूप चल रहा है तो जो कोरोना का गाइडलाइन है आप अपने बच्चे को अवश्य, कोई बाहर का चीज़ अभी बच्चे को प्रमोट नहीं करें। आज देखिए सब कुछ हम लोग बच्चे पर दोषी कर देते हैं, बहुत मोबाइल का हैबिचुअल हो गया। हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट? पेरेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। अभिभावक उसके लिए जिम्मेदार हैं। आज बच्चा 3-4 साल का है, बच्चा अपनी कमी क्या, बच्चा रो रहा, आप देखते होंगे मोबाइल पकड़ा दिया, बच्चा चुप हो गया, तो हम हैबिचुअल उसको खुद कर रहे हैं। एक तो देखिए ऑनलाइन क्लासेस का एक नेगेटिव इम्पैक्ट क्या कि आज देख रहे हैं, आज बच्चों में माइग्रेन, माथा दर्द, ये जो एक तो ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है, 4 क्लास 5 क्लास चल रहा है, बच्चे लगातार बैठ रहे हैं लैपटॉप पर। और ये चीज़ है, जब मोबाइल सबके पास नहीं है तो लैपटॉप भी हर घर में नहीं है, तो मोबाइल का जो रेडिएशंस है उसका प्रतिकूल बुरा प्रभाव भी बच्चों में पड़ रहा है। तो बच्चा क्लास करे, ज़्यादा मोबाइल से टच में ना रहे, लेकिन ये तो मजबूरी है, अभी पढ़ने के लिए तो मोबाइल से टच करना होगा, मोबाइल को का यूज करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखें कि बच्चा आपका किस ओर जा रहा है, आपको गाइड करना होगा, तभी आपके बच्चे लाभान्वित होंगे और वो उचित शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। सर एक अंत में सर, अगर वैसे कोई अभिभावक बच्चे हों जिनसे कि कभी आपको कोई व्यक्तिगत कोई सुझाव, कोई सहायता, मतलब पढ़ाई लिखाई संबंधित हो, तो वो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? कभी कोई ऐसे हो जिनको कभी कोई सजेशन लेना हो, कोई बच्चे के भविष्य के बारे में, उसके एडमिशन के बारे में, पढ़ाई संबंधित में, ना वो विद्यालय का बच्चा नहीं हो, क्योंकि विद्यालय में तो रहने वाले आपसे जुड़े हुए हैं, तो वो आपसे कैसे जुड़ सकते हैं? आप एकदम जुड़ सकते हैं जी। और मैं ये मैंने शुरू में कि मैं शिक्षक हूँ, तो ऐसे नहीं कि जो केवल मेरे विद्यालय में जो बच्चे पढ़ रहे हैं मैं उन्हीं के लिए वो तो करूँगा ही, लेकिन हमारा ये नैतिक कर्तव्य है कि हम शिक्षा के लिए कुछ करें, चाहे वो किसी भी विद्यालय का बच्चा हो। अगर उसको आज के काल में कुछ भी समझना हो, जो कोरोना काल चल रहा है, ऑनलाइन की को कैसे सुचारू करें, बच्चे कैसे और लाभान्वित हों, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। करीब मैं तभी पूरे नवगछिया वासियों, पूरे अनुमंडल के लोगों को दिल से आभार देता हूं कि वो इतना प्यार मुझे करते हैं, इतना मुझे पसंद करते हैं, इतना सम्मान देते हैं। इसके लिए मैं तमाम अनुमंडल वासियों का तहे दिल से धन्यवाद। तो मेरा नंबर करीब सब जगह सर्कुलेट है, नहीं है तो मैं आपके बता देता हूं, व्हाट्सएप नंबर भी आप नोट कर लें, 9304204143। मैं फिर से, हाँ, डीपी सिंह, आप फेसबुक में भी हैं हम, ठीक है ना, इसके बाद इंस्टाग्राम में भी हैं, तो आप उसके माध्यम से आप जुड़े। व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम जो है आजकल के बच्चों के लिए और सबको लिए आसान होता है किसी को खोजना सर। हाँ बिल्कुल, तो मैं नंबर ही बता दिया। तो जो भी अभिभावक चाहेंगे, मैं उनकी जो भी समस्याएं रहेंगी, मेरा ये कर्तव्य बनता है और बिना परेशानी का मैं उनकी समस्याओं को
समाधान करने की क्या बात कोशिश करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो लाजवाब इंटरव्यू एक समय से चल रहा है सबों को। हमारे साथ हैं डीपी सर, और मैं आपको बताते चलूं कि ना सिर्फ शिक्षक, ना सिर्फ खेल, और सभी चीज़ों से ये जुड़े हुए हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि इनके पास एक बहुत बड़ा चीज़ है जो ये बच्चों को भी बताते हैं कि अपना सम्मान, अपना व्यवहार बना के रखें, ताकि आपसे अगले लाभान्वित हों। आप तो हो ही, सामने वाला भी लाभान्वित हो। और एक बहुत बड़ी चीज़ कि किसी भी तरह का अगर आपको निर्णय लेने में थोड़ी सी भी तकलीफ हो रही हो तो आप किसी से पूछ सकते हैं, क्योंकि जब अब माता पिता ने जन्म दिया तो उन्होंने बच्चों को बताया, सिखाया, गुरु ने भी सिखाया है, जीवन भी आपको सिखाएगा, कक्षा भी आपको सिखाएगा। आप रोड पर निकलेंगे तो वहाँ भी लोग आपको सिखाएंगे, रास्ता भी आपको सिखाएगा। यानी हर एक रास्ता मंजिल की ओर जाती है, बस आप सही निर्णय लेकर सही चयन करके चलें। तो आज संडे लाइव के 23वें एपिसोड का अब हम जो है समाप्त की ओर लेके चलते हैं, एक विराम लेकर चलते हैं। और हाँ, और अंत में कहते चलेंगे, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। और जी सर, एक गुनगुनाते हुए जी बिल्कुल से अंत करना चाहूंगा, अगर आपकी सहमति हो। बिल्कुल बिल्कुल सर, चलते चलते क्या बात है। मेरे ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। क्या बात है सर, हंसते हंसते बस यूं ही तुम गुनगुनाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। सबों को धन्यवाद। और वरुण जी, आपके जीएस न्यूज़ के सभी टीम, वैसे हमारे बीच जी अंजनी जी भी आ चुके हैं। मैं कह दूं कि मैं बोला कि मुझे हर का सहयोग मिलता है, तो मीडिया के तमाम जो पत्रकार बंधु हैं, मैं उनको आज नमन करता हूं, तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वो काफ़ी मुझसे प्यार करते हैं, स्नेह रखते हैं। इसके लिए उन तमाम लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम विराम लेते हैं। तो इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और यहाँ मानसिक रूप से बिल्कुल बुलंद रहें। गाने सुने, हमारे इंटरव्यूज़ देखें, अलग अलग तरह से 3 साल से चल रहा है संगीत एपिसोड, तो अलग अलग तरह के हैं, धरोहर देखें, आनंद उठाएं। और हाँ, जितना हो सके मानसिक तनाव से दूर रहें, क्योंकि अगर आप मानसिक तनाव में रहेंगे तो ही कुछ गड़बड़ होगा। ऐसे बिल्कुल आप सही रहेंगे। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए जीएस न्यूज़। आज कैमरा में समर झा के साथ मैं वरुण बाबुल।